मैं डॉक्टर भावेश कुमार चौहान, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप सभी का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोड KEE-201 में स्वागत करता हूं। आज हम सभी डायरेक्ट करंट मशीन्स समझेंगे। सबसे लगभग आधे घंटे में हम सर्वप्रथम कंस्ट्रक्शन को समझेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, मोटर और जनरेटर दोनों के बारे में चर्चा होगी। इसके पश्चात हम EMF इक्वेशन और टॉर्क इक्वेशन मीन्स EMF इक्वेशन जो कि DC मशीन के लिए वैलिड है, जनरेटर एज वेल एज मोटर, एंड टॉर्क इक्वेशन ऑफ द मोटर को समझेंगे। इसके बाद हम जानेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ DC मोटर्स एज वेल एज जनरेटर्स, जिससे कि उसके एप्लीकेशन के दायरे को हम समझ सकें। अंततः हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। DC मशीन्स क्यों समझना ज़रूरी है? समय के साथ इनकी प्रासंगिकता पे एक सवाल यकीनन खड़ा हुआ है, लेकिन आज भी ये प्रासंगिक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि नाम है डायरेक्ट करंट मशीन्स, इनको कम्यूटेटिंग मशीन भी कहा जाता है। ये अगर इंटरनली देखें तो AC मशीन्स की तरह काफ़ी कुछ समानता रखती हैं, लेकिन कम्यूटेटर जो एक इसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसा कि आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, कॉपर का एक कम्यूटेटर दिखाई दे रहा है क्योंकि ये बेसिकली जो DC AC वाले कंपोनेंट को DC में कन्वर्ट करता है। वैसे आजकल रेक्टिफायर्स और इस तरीके की पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी आ गई हैं जो इसके लिए चुनौती का विषय बनी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसने एक बहुत बड़ी भूमिका पूर्व में भी निभाई और आज भी ये आउट ऑफ फेज़ नहीं हुआ है। तो ये कम्यूटेटर की मदद से जो AC वाला पार्ट है उसको DC में कन्वर्ट करता है, जो कि एक मैकेनिकल कंपोनेंट है। तो आप देख रहे हैं कॉइल के इंटरकनेक्शन है, ये कम्यूटेटर है, बीच में इंसुलेशन दिया हुआ है, ये आयरन कोर है। ओके, तो दिस इज़ द रोटर सेगमेंट और इसके ऊपर एक स्टेटर रहता है जिसपे कि फील्ड वाइंडिंग आप लगाते हैं और फील्ड वाइंडिंग को आप एक्साइट करते हैं, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। सभी मशीन्स को समझने के लिए एक बहुत बारीक सी बात आप समझिए कि चाहे वो मोटर हो या जनरेटर हो, अगर मोटर की बात करें तो हम बेसिकली एक सप्लाई देते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो कि बेसिकली चेंजिंग नेचर का होता है, उससे कंडक्टर्स में करंट इंड्यूस होता है और वो करंट जब इंड्यूस होता है तो अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स एंड इट runs into the machine. The same thing apply here also in DC motor. तो ये ऑपरेशन वही है जो AC मशीन्स के तरीके से है, लेकिन क्योंकि कम्यूटेटर जैसा पूर्व में कहा गया, वो बेसिकली आपके AC वाले कंपोनेंट को DC में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम जनरेटर की बात करें तो AC सप्लाई को जब आपको आउटपुट सप्लाई मिलती है तो वाया कम्यूटेटर वो DC हो जाती है, और अगर हम मोटर की बात करें तो DC सप्लाई आपका इनपुट में देते हैं एंड देन थ्रू हेल्प ऑफ कम्यूटेटर्स इट गोज इनटू द AC फॉर्म ओवर देयर. Now principle of operation, as you can see that conductor is moved within a magnetic field which is changing in nature, and conductor cuts across the magnetic field lines of flux, and eventually voltage is generated in the conductor. And the magnitude of the voltage, because right now we are talking about the DC generator, magnitude of the voltage depends upon the strength of the magnetic field, angle at which the conductor is cutting the magnetic field, the speed at which the conductor is रोटेटिंग, जिस स्पीड पे वो रोटेट कर रहा है, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, कितना कंडक्टर का लेंथ है, जिसको कि आप आर्मेचर भी कहते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है. नाउ यू कैन सी, आई एम श्योर आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल सुना होगा. फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जनरेटर्स के लिए एप्लीकेबल है और लेफ्ट हैंड रूल से हम मोटर्स के ऑपरेशन को समझते हैं. तो अगर हम राइट हैंड रूल की बात करें, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो कि जनरेटर के लिए रिलेवेंट है, तो अगर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है और ये आपके करंट का डायरेक्शन बता रहा है, तो ये आपके मोशन को रिफ्लेक्ट करता है. ओके, और दीज अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो दीज पोजिशंस आर ऑल्सो इंटरचेंजेबल. लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए एप्लीकेबल है, जिससे कि आप फोर्स का डायरेक्शन मालूम करते हैं. सो दीज थिंग्स आर इजीली अवेलेबल, बट क्योंकि हमको एक निश्चित समय में बाकी बातों को भी समझना है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू ऑफ फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ DC मशीन्स एज वेल एज
Now you can see here these are the two magnets. ये magnets आप basically DC machines में permanent magnets भी यूज़ होती हैं, लेकिन क्योंकि उनका magnetic power बहुत limited होता है तो उस दायरे से बड़ी machines की जब बात करते हैं तो वहाँ पे आप बेसिकली फील्ड मैग्नेट यूज़ करते हैं रादर देन परमानेंट मैग्नेट। और उन फील्ड मैग्नेट में क्या है, यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग लगी होती हैं, ठीक है, जो कि सेपरेटली बाहर की किसी सोर्स से भी एक्साइट हो सकती हैं और आप आर्मेचर से भी इसको एक्साइटेशन दे सकते हैं। और ये फील्ड वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और जब ये कंडक्टर, जिसको कि आर्मेचर कहते हैं, ये इस मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस से कट होता है तो यू फील दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बेसिकली आप टर्मिनल्स के थ्रू वाया द कम्यूटेटर डीसी वोल्टेज के फॉर्म में आप रिसीव कर सकते हैं। यू कैन गेट इट। नाउ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर। इन डीसी मोटर बेसिकली as you can see it, the stator poles are supplied by the DC excitation current। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लिया हुआ है तो which produces a DC magnetic field and the rotor is supplied by the DC current through the brushes। क्योंकि सप्लाई आपने फील्ड वाइंडिंग को भी दिया है और यहाँ आप आर्मेचर को भी, आर्मेचर कहाँ होता है, रोटर पे, तो आप रोटर को भी सप्लाई देते हैं। मोटर के केस में एज यू नो द सप्लाई इज गिवन। सो इट इज़ नॉट ओनली दैट यू आर इंश्योरिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंश्योर करने के लिए तो आपको सप्लाई देनी है, वो जनरेटर में भी देनी होती है और बेसिकली अगर सेपरेटली एक्साइटेड है और मोटर में भी देनी होती है। लेकिन मोटर में फ़र्क ये है कि यहाँ पे इंड्यूस जो आपका ईएमएफ है वो टर्मिनल वोल्टेज के थ्रू आप रिसीव नहीं करते हैं, बल्कि आप सप्लाई देते हैं जो कि आर्मेचर में जाती है। और वो आर्मेचर में जो कैरिंग कंडक्टर्स हैं, जब वो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करते हैं तो उन पे एक फोर्स लगता है जिसको कि आप लॉरेंस फोर्स भी कहते हैं, ओके, विच इज़ बेस्ड ऑन द लेंजेस लॉ, जो कि आपने एसी मशीन्स में भी वैलिड है। तो उस लेंजेस लॉ के बेस पर फोर्स जनरेट होता है जो अपोज करता है उस कॉज को जिसकी वजह से ये जनरेट करता है। तो यू मस्ट बी नोइंग दैट एन माइनस एन डी फाई बाई डी टी, जो ट्रांसफॉर्मर में भी आपने पढ़ा पिछले लेक्चर में, वो यहाँ भी रेलिवेंट है। तो दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ इज क्रिएटेड। और ये इंड्यूस ईएमएफ जो है ऑब्वियसली जब करंट कैरिंग कंडक्टर्स पर फोर्स लगता है, मीन्स बेसिकली दिस विल वर्क एज इक्वल टू एफ इक्वल टू बी आई एल, क्योंकि आपने क्लोज लूप कंडक्टर्स बनाए हुए, तो ये फोर्स जो है लॉरेंस फोर्स इस बेसिकली इसको रोटेट करता है। यहाँ पे आप कनेक्शंस देखिए गौर से, तो आर्मेचर है और आर्मेचर को आपने यहाँ कनेक्ट किया हुआ है और ये एक अलग से सप्लाई यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ देखिए कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दे आर कनेक्टेड, दैट इज वाई इट इज मेंशन्ड एज ए सीरीज फील्ड, बिकॉज आर्मेचर एंड फील्ड आर कनेक्टेड। याद रखिए, सीरीज हो, शंट हो, फील्ड हो, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे, their names comes on the basis of how the armature windings are connected to the field winding. You can see this is a separately excited, this is separately excited। तो इस separately excited में आप ध्यान दीजिए कि ये एक एडिशनल सप्लाई है जो कि फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई हो रहा है, ये आर्मेचर से कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए इसको आप सेपरेटली एक्साइटेड कहते हैं। दिस इज सेपरेटली एक्साइटेड, ओके। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग है, जो रोटर कंडक्टर्स हैं, दिस इज आर्मेचर वाइंडिंग, एंड हियर यू कैन सी दैट दिस इज ए फील्ड वाइंडिंग। सो दे आर इन पैरेलल, you can see from this point of view। So this is known as the shunt, it is a shunt type। Why shunt type? Because the field winding and armature windings are in parallel। If you see this configuration, this is a field winding and this is obviously rotor and this armature is there। So armature and this, they are in series, so this is called as series wound, okay। तो ये सीरीज वाउंड है। अगर आप इसमें आपको सप्लाई बाहर मिल रही है तो ये आपका जनरेटर की तरह एक्ट करता है, और अगर आप इसमें इनपुट सप्लाई दे रहे हैं तो इट विल बिकम सीरीज मोटर। सो दिस इज ए सीरीज मशीन। सो दीज कनेक्शन डायग्राम्स आर रिलेवेंट फॉर बोथ टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स, मोटर एज वेल एज जनरेटर। इट इज द सप्लाई which you really give, whether input supply is there or whether you are driving the supply out of this। Now in this case you can see these are basically cumulative types। So here you see that there are two windings, okay, two windings, and they are supporting, they are in the same direction। So this is a cumulative type। So you can see both are supporting and this is a differential। तो यानी कि आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ सीरीज में भी एक वाइंडिंग है और यहाँ पैरेलल में भी एक वाइंडिंग है, और सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखेंगे सीरीज में भी है और पैरेलल भी है, इसलिए इसको कंपाउंड कहते हैं। लेकिन अगर ये फ्लक्स
अपोज करते हैं तो आप उसको डिफरेंशियल कहते हैं, ठीक है, देन यू कॉल इट डिफरेंशियल। और अगर आप वो अगर वो सपोर्ट करते हैं तो उसको आप क्यूमुलेटिव कहते हैं। तो ये जो नीचे है दिस इज ए क्यूमुलेटिव वन, दिस इज क्यूमुलेटिव, एंड ये दिस इज डिफरेंशियल वन, बट बोथ आर कंपाउंड। वाई कंपाउंड? हमने कंपाउंड नाम क्यों दिया? क्योंकि इसमें सीरीज वाइंडिंग भी है और शंट वाइंडिंग भी है। दिस यू कैन सी क्लियरली दैट दिस इज पॉइंट एंड हियर this is series and this is shunt. Similarly this is shunt and this is series. So if the flux produced by series and flux produced by shunt are being added, then you call it cumulative. Okay, and if these series and shunt flux are opposing each other, you call it differential. So these are the two different types of cumulative, okay, in which both windings are there. So you can see the classification of these winding here. Okay, so the windings and basically this is the type, आप किस तरीके से बुनते हैं उन वाइंडिंग्स को, उसके बेस पे वेव वाइंडिंग भी होती है, लैप वाइंडिंग भी होती है, फ्रॉग लेग वाइंडिंग भी होती है। वेव वाइंडिंग में आपके 2 पैरेलल पाथ होते हैं, लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पोल्स के बराबर पैरेलल पाथ होते हैं, क्योंकि पोल्स 2 के मल्टीपल्स होते हैं इसीलिए दिया हुआ है पेयर ऑफ पोल्स। फ्रॉग लेग, and then in field you have separately excited, as I discussed, this is separately excited. Then you have self excited, this is separately excited is here, self excited is here. Self excited में आपका सीरीज है, शंट है और कंपाउंड है। कंपाउंड में सीरीज शंट बोथ होते हैं। और सीरीज का मतलब क्या है कि फील्ड वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दे आर इन सीरीज, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। और शंट वाइंडिंग का मतलब क्या है कि आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में है आपका फील्ड वाइंडिंग। ओके, सो now EMF equations, okay, for DC machines. So you are very familiar with this formula, power is equal to E into I, where E is the EMF and I is the current, armature current. So power of a DC machine is equal to E and IA, armature current and the EMF, okay, and this is also equal to T into omega, where T is the torque, okay, and omega is the speed that is relevant for the motor, okay. Even for DC machines like driving torque, क्या आपने input driving torque क्या दिया हुआ है. Similarly this EMF can also be equated. ये this EMF is also proportional to phi omega. It's a very important formula, and where K is the proportionality constant, where K is the proportionality constant. So EMF, if you see the DC EMF equation, then E is proportional to phi omega m. It means EMF is proportional to the flux per pole, and it is also proportional to the speed. The way you increase it proportionally, EMF is also increased. Okay, and this can also be written as phi n. Mind it, omega is a speed, okay, which is in radian per second. There is a unit difference, and n is the speed in terms of RPM. So both formulas are just with a minor difference of unit. Okay, and you can change this n into omega, okay, or omega into n, vice versa. Now there is a torque equation for DC motor. This T is equal to K into phi Ia, means T is also proportional to phi Ia. Mind it, these formulas are very important from the point of view of characteristics and eventually for the point of view of application, कि आप कहाँ कौन सी DC motors को इस्तेमाल करेंगे. तो T is also equal to, the torque is also proportional to phi Ia. अगर आपका phi constant रहता है तो torque will be proportional to Ia. इसी तरीके से EMF के केस में भी आप कह सकते हैं कि अगर आपका flux constant रहता है तो E will be proportional to omega. ओके, क्योंकि ये इस पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं. E2 अपॉन E1 विल बी इक्वल टू, इफ phi इज कांस्टेंट देन इट विल बी ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा, मीन्स ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1, बिकॉज प्रोपोर्शनल है ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 प्रोवाइडेड phi इज कांस्टेंट. सिमिलरली टॉर्क के लिए भी आप निकाल सकते हैं, और ऐसा आप देखेंगे केसेस में, शंट के केसेस में आप देखेंगे कि फ्लक्स कांस्टेंट होता है शंट वाउंड में, क्योंकि वो सप्लाई के पैरेलल में आपकी फील्ड वाइंडिंग लगती है. तो वी विल टॉक अबाउट दैट इन न्यूमेरिकल, बट दीज फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट. T इक्वल टू K phi, जो ये आप याद कर लीजिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ E इक्वल टू K phi ओमेगा. नाउ वेयर K, दिस व्हाट इज K? K इज इक्वल टू Pn अपॉन 2 pi m. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन. Okay, P is obviously the poles and M is the number of parallel path for winding. जो हम कह रहे थे कि अगर आर्मेचर वाइंडिंग यानी कि करंट जब फ्लो करती है वाइंडिंग्स में जो कि आपके रोटर में है, तो कितने पैरेलल पाथ मिलेंगे इंटरनल, मतलब करंट को, जो इनपुट करंट को.
तो उसमें देखा गया कि अगर लैप वाइंडिंग है तो वो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होता है, और अगर वेव वाइंडिंग है तो 2 के बराबर होता है। तो दिस m इज इक्वल टू p फॉर लैप वाइंडिंग एंड m इज इक्वल टू 2 फॉर वेव वाइंडिंग। ओके, एंड ऑब्वियसली यूनिट यू आर सीइंग दे आर डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन कि आपने यहाँ 60 लिया है या 2 पाई लिया है, आप रेडियन पर सेकंड में एवेल्युएट कर रहे हैं आरपीएम में, क्योंकि क्वेश्चन में इसको भी ध्यान देने की बात है कि क्या डेटा आपको दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है या बेसिकली रोटेशंस दिए हुए हैं, रेडियंस। नाउ मोटर सर्किट डायग्राम, दिस इज यू कैन सी हियर, जैसे कि अभी हमने कहा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर्स और या मशीन्स रहती हैं, तो यहाँ मोटर्स पे हम फोकस करेंगे। तो आप इसको ध्यान दीजिए सर्किट से, इसी से आप बाकी सर्किट्स को भी आसानी से समझ सकते हैं। हम 2 सर्किट को डिस्कशन करेंगे। हियर इट इज़ ए सेपरेटली एक्साइटेड, तो आप यहाँ देखिए कि आर्मेचर है, मोटर है, आप एक सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पे, IL इज द लोड करंट, इवेंचुअली वो आर्मेचर में गया RA, और देर इज नो डिवीजन ऑफ द करंट, क्योंकि जो आपका फील्ड वाइंडिंग है उसको सेपरेटली एक्साइटेड किया हुआ है, तो उसके लिए आपने सेपरेट सप्लाई दी हुई है यहाँ पे। ओके, सो द इक्वेशन विल बी, अगर आपको फील्ड करंट मालूम करना है IF, तो इट इज VF अपॉन RF, और VF इज द एक्सटर्नल वोल्टेज फॉर द एक्साइटेशन। तो यू कैन फाइंड आउट द फील्ड करंट हियर, इट इज ए सेपरेटली एक्साइटेड, माइंड इट। ओके, सेपरेटली एक्साइटेड। IL इज इक्वल टू IA, बिकॉज आप यहाँ देख रहे हैं कि जितना लोड करंट यहाँ जो लाइन करंट जो ड्रॉ किया है इस मोटर ने, उतना ही आर्मेचर में पूरा चला गया, और कोई भी डिवीजन नहीं हुआ, कोई विभाजन नहीं हुआ करंट का। नाउ VT का अगर इसमें एक्सप्रेशन देखें, तो VT का एक्सप्रेशन जो आएगा वो दैट विल बी EA, दिस इज EA वोल्टेज प्लस जो ये ड्रॉप आ रहा है, ओके, बिकॉज दिस इज VT। ओके, सो दिस इज EA प्लस IARA, तो IARA में जो ड्रॉप आएगा अगर उसको EA में ऐड कर दें तो आपको यहाँ पे वोल्टेज VT मिल जाएगा। नाउ दिस इज अनदर एक्सप्रेशन विच इज कॉल्ड द शंट टाइप। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि आपने एक इनपुट सप्लाई दिया मोटर में, ओके, जिसका टर्मिनल वोल्टेज VT है, लाइन करंट ड्रॉ हुआ उस मोटर के द्वारा, ओके, लाइन करंट ड्रॉ हुआ तो ये फील्ड वाइंडिंग में गया इधर, सो दैट इज कॉल्ड IF, और ये आर्मेचर वाइंडिंग में गया, ओके, तो दिस इज आर्मेचर वाइंडिंग। तो मींस दिस IL बी इज बीइंग डिवाइडेड, ये विभाजित हो रही है, आर्मेचर करंट में विभाजित हो रही है और फील्ड करंट में। तो व्हाट इज IF इज VF, ओके, जो भी फील्ड वाइंडिंग में वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाई RF, ओके, एंड व्हाट इज IL इज सम ऑफ IA प्लस IF। तो ये आर्मेचर करंट और फील्ड करंट का सम है, बिकॉज इट इज शंट वाइंडिंग, इट इज शंट वाउंड टाइप मोटर, ओके। अगर यही सीरीज होता तो ये जो आपका फील्ड वाइंडिंग है ये आर्मेचर के सीरीज में आ जाता, ये चीज यहां से रिप्लेस होके इट विल मूव हियर एंड सीरीज में। सो इन दैट केस द IL वुड हैव बीन इक्वल टू IF वुड हैव बीन इक्वल टू IA इन केस ऑफ सीरीज, माइंड इट, इन केस ऑफ सीरीज। ये जो हमने यहां डिस्कस किया वो सेपरेटली एक्साइटेड किया, बट इस केस में क्या होगा, शंट में IL विल बी द सम ऑफ IA प्लस IF, मीन ये वेरी करेगा, IA plus this. Now VT, what will be the VT will be equal to EA, अगर आप फॉर्मूला देखें EA प्लस IARA, जो जितना ड्रॉप हो रहा है अगर इसको लें, इसको ड्रॉप के इसके साथ सम कर दें, EA के साथ आप IARA ड्रॉप सम कर दें तो आपको क्या मिलेगा VT, और वो VT यहाँ पर एप्लीकेबल है, इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो भी VT होगा, दैट विल ऑल्सो बी VT, ओके। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है, ये समझने वाली बात है कि VT जो है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि IF भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि व्हाट इज IF इज VT, क्योंकि सेम वोल्टेज लगा हुआ है, अपॉन R8G, अगर एडजस्टेबल कोई रेजिस्टेंस है, अपॉन RF, क्योंकि RF चेंज नहीं हो रहा है, ओके, और LF अगर ये कांस्टेंट है तो VT भी कांस्टेंट है, तो करंट भी यहाँ कांस्टेंट आएगी, और अगर फील्ड वाइंडिंग का करंट कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा। तो अमूमन ये देखा गया है कि चाहे वो शंट टाइप मोटर हो चाहे जनरेटर हो, वहाँ पे वेरिएशन सबसे कम हो रहता है। यहाँ पे आप जनरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैरेक्टरिस्टिक देखिए, जनरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से शंट आप यहाँ देखेंगे कि सीरीज है, सीरीज में आप याद रखिए कि लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो अगर EMF इक्वेशन को आप ध्यान दें, इफ यू रिकॉल द EMF इक्वेशन, ओके, E इक्वल टू K phi ओमेगा, ओके, यू कैन सी दिस K phi N, ओके, सो यू कैन सी दैट फाई के प्रोपोर्शनल है, और सीरीज में आप समझिए कि IA जो है वो सिंपली फाई के प्रोपोर्शनल होता है, तो क्योंकि फाई के भी प्रोपोर्शनल हो गया, और फाई क्या है, IA के प्रोपोर्शनल होता है सीरीज में। शंट में क्या है, फाई जो है वो कांस्टेंट रहता है, शंट में फाई आपका कांस्टेंट होता है, फाई इज कांस्टेंट इन शंट, ओके, इन शंट।
सीरीज में इट इज प्रोपोर्शनल टू आई ए इन सीरीज। ओके, तो यहां ये समझने वाली बात है कि नो लोड पे तो ये आपको कांस्टेंट वोल्टेज देगा, टर्मिनल वोल्टेज। ओके, लेकिन अगर सीरीज देखेंगे तो सीरीज में जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ेगी, एज आई ए विल इंक्रीज, एज आई ए विल इंक्रीज, जैसे जैसे आई ए इंक्रीज करेगा फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा, और फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो आपका टर्मिनल वोल्टेज भी आपका इंक्रीज करेगा। इसीलिए आप ये देख रहे हैं ये ग्राफ ऐसे मूव कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है प्रोग्रेसिवली, और यहाँ पे ऑलमोस्ट लीनियर सेक्शन आ रहा है, दिस इज। लेकिन अगर आप इसके बावजूद सेपरेटली एक्साइटेड में देखें तो थोड़ा सा माइनर ड्रॉप आ रहा है। पहले टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा था क्योंकि एक्सटर्नल सप्लाई मिल रही थी, और धीरे धीरे आई आर ए ड्रॉप की वजह से ये वोल्टेज धीरे धीरे ड्रॉप कर रहा है। उधर शंट वाउंड में देखें तो ड्रॉप और ज़्यादा है। ओके, क्योंकि आपके आर्मेचर की वजह से ड्रॉप आ रहा है और अदरवाइज ड्रॉप्स आ रहा है, तो उसमें देखें थोड़ा सा ड्रॉप इसमें भी है। ओके, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है वो तो यही रहेगा, ई ए आई ए आर ए, और ये इसके जो अगर शंट वाइंडिंग के अक्रॉस भी आप वोल्टेज देखेंगे तो वो भी इसके लगभग इक्वल आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखा कि शंट में भी आपका ड्रॉप आता है नो लोड में, और कंपाउंड में जो ड्रॉप है क्योंकि क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल रहता है, तो कंपाउंड में ये ड्रॉप रिलेटिवली कहीं इन बिटवीन, इट फॉल इन बिटवीन, ये बीच में आके टाई अप करता है। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि डीसी जनरेटर्स का जो प्रयोग है वो समय के साथ कम होता चला गया है, क्योंकि आजकल पावर रेक्टिफायर्स आने लगे हैं। लेकिन डीसी मोटर को अगर आप देखें तो आज भी ऑटोमोबाइल्स में, एयरक्राफ्ट में, या अगर हम डिफरेंट सर्किट जो ऑटोमेशन सर्किट्स होते हैं उसमें भी आज भी इस्तेमाल होते हैं, पावर सर्किट्स में इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ख़ास करके जो स्पीड रेगुलेशंस वाली मोटर्स हैं, जैसे हॉइस्ट है, क्रेन्स में, इसमें काफ़ी उसका उपयोग रहा है समय के साथ, जहाँ इनिशियल स्टार्टिंग टॉर्क आपको हाई चाहिए। तो अगर यहाँ पे आप टॉर्क करेक्टरिस्टिक देखें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डीसी मोटर, तो आप यहाँ देखेंगे कि डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, टी इज बेसिकली जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, टी इज प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए, और क्योंकि फाई जैसा पहले भी कहा वो प्रोपोर्शनल टू आई होता है, आई ए सीरीज के केस में, तो अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो टी विल बी प्रोपोर्शनल टू, ये भी आई ए हो जाएगा। ओके, आई ए एंड देन मल्टीप्लाइड बाई आई ए, इट विल बी आई ए स्क्वायर। तो मीनिंग देयर बाई सीरीज में जो टॉर्क स्पीड का जो रेफरेंस होता है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ओके, और अगर करंट के रेफरेंस में देखें तो हाइपरबोलिक रिलेशन होता है। तो कि टी को 1/ओमेगा ये रिलेशन रहता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि सीरीज वाले केस में हाइपरबोलिक आ रहा है, शंट वाले केस में एक माइनर सा ड्रॉप आता है, डिफरेंशियल के केस में क्योंकि φ1 माइनस φ2 रहेगा, यानी कि शंट और सीरीज का डिफरेंस, तो ये थोड़ा सा राइज करता है। ओके, जो रिलेशनशिप है, और क्यूमुलेटिव वाले में क्योंकि वो समेशन होता है φ1 प्लस φ2, तो ये देखा गया है कि स्पीड का जो रेफरेंस है वो एज यू इंक्रीज द टॉर्क, अगर आपकी टॉर्क डिमांड बढ़ती चली जाती है तो आपका जो स्पीड है वो रिलेटिवली स्लाइटली ड्रॉप करता है। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखें कांस्टेंट किस में देता है, मोर और लेस कांस्टेंट, तो वो शंट के केस में इस तरीके का बिहेवियर मिलता है। शंट इज़ ए वेरी पॉपुलर मोटर बिकॉज इट गिव्स यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड। तो जहाँ कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ डीसी शंट मोटर यूज़ होती है, और जहाँ हाई स्टार्टिंग टॉर्क का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल होता है। ओके, now see the numerical, a 10 horsepower 115 DC series motor takes 40 ampere at its full load and speed of 1800 rpm स्पीड दिया हुआ है। व्हाट इज द टॉर्क एट 30 एम्पियर, तो यू कैन सी ओमेगा आप निकाल सकते हैं, 1800 आपका स्पीड दे रखा है, तो आप रेडियन में अगर निकालना चाहते हैं तो वो 188 रेडियन पर सेकंड निकल के आएगा। अब पावर का एक्सप्रेशन, क्योंकि 10 हॉर्स पावर दिया हुआ है तो इसको आपको पहले किलोवाट में चेंज करना होगा, और किलोवाट के बाद अगर आप यहाँ देखें तो देन यू कैन सी दैट P इज इक्वल टू टी ओमेगा। इट्स ए इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, यू यूज इट ऑल द टाइम ऑलमोस्ट इन मोस्ट ऑफ द, जब भी आप पावर और टॉर्क की रिलेशनशिप देखना चाहेंगे तो उसको आप, दिस इज द स्टैंडर्ड रिलेशनशिप दैट यू शुड रिमेंबर। सो अगर क्योंकि पावर आपको दी हुई है यहाँ पर, तो आप इससे टॉर्क भी निकाल सकते हैं, तो क्योंकि ओमेगा आपने अभी इवेल्युएट कर लिया है तो यू विल गेट 39.69। ओके, देन टी इज ऑल्सो इक्वल टू के फाई आई ए, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, और फाई क्योंकि आपने देखा कि सीरीज मोटर दिया हुआ है तो हम फाई को भी रिप्लेस कर सकते हैं, के एफ आई एफ, वेयर के एफ इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, सो इज प्रोपोर्शनल टू आई ए, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस, एंड आई एफ क्योंकि
फील्ड वाइंडिंग है सीरीज आपको दिया हुआ है, तो इसमें जो फील्ड वाइंडिंग करंट होगा वो IA के बराबर होगा आर्मेचर करंट के, क्योंकि दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, करंट विल बी सेम। ओके, सो T विल बी इक्वल टू, आप जब से इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे फाई को भी KF IA तो IA स्क्वायर आ जाएगा। ओके, एंड देन आप KF दोनों जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं IA स्क्वायर से डिवाइड करके, यू विल गेट लाइक दिस। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप फर्दर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आपको नई वैल्यू पे 30 एम्पियर पे टॉर्क निकालना है, न्यू टॉर्क। सो यू विल व्हेन यू सब्स्टिट्यूट 30 स्क्वायर यू गेट द आंसर लाइक 22.9। तो आपने देखा कि हमको जो निकालना था, व्हाट इज द टॉर्क एट न्यू लेवल ऑफ करंट, दैट वी हैव गॉट इट। लेट्स टेक अनदर न्यूमेरिकल। तो पिछले न्यूमेरिकल में हमने पावर रिलेशन को यूज़ किया, आपने देखा टॉर्क के एक्सप्रेशन को भी यूज़ किया। इस न्यूमेरिकल में 220 DC शंट मोटर दिया हुआ है, 220 वोल्ट की, 10 एम्पियर ड्रॉ कर रही है, 1800 ही स्पीड रखा है हमने। आर्मेचर रेजिस्टेंस इज गिवन एज 0.2 ओम एंड फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज गिवन एज दिस। शंट मोटर है, याद रखिएगा। ओके, आर्मेचर रेजिस्टेंस भी दे रखा है और फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी दे रखा है। पूछा है हाउ मच इज द पावर ड्रॉन बाय द मोटर एंड व्हाट इज द मोटर टॉर्क। तो आपको पावर ड्रॉन पूछा है और मोटर टॉर्क पूछा है। IF निकाल सकते हैं आप, टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है। ओके, टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है। ओके, अगर इसका सर्किट देखें तो बेसिकली आर्मेचर इज लाइक दिस। ओके, और उसी का शंट है तो ये शंट हो गया, ये यहाँ पे आर्मेचर हो गया। सो दिस इज RA, दिस इज RF। तो शंट में, और जो वोल्टेज आपने सप्लाई दिया हुआ, लेट्स से इनपुट सप्लाई इज हियर वोल्टेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 220 अपॉन दिस, क्योंकि पैरेलल में है वोल्टेज, तो ये RF है, तो ऑब्वियसली IF कितना होगा, IF विल बी VT अपॉन RF। ओके, दैट व्हाट वी हैव डन हियर, 0.5। नाउ सो इवेंचुअली आर्मेचर करंट का एक्सप्रेशन ये आएगा जैसा कि हमने प्रीवियस IL माइनस IF से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देन आपका टर्मिनल वोल्टेज भी निकल आएगा, 220 माइनस दिस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देन आपकी पावर भी निकल आएगी 2.07, क्योंकि E को सब्स्टिट्यूट किया और IA को सब्स्टिट्यूट किया। एंड दिस इज द स्पीड एक्सप्रेशन दैट वी विल गेट इट हियर 20 बाई दिस। टॉर्क निकालना था तो P बाई ओमेगा हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वी विल गेट दिस आंसर। नाउ लास्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है, इसमें भी वैल्यूज आपको वही दी हुई हैं, केवल स्पीड और लाइन करंट मालूम करना है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि E इक्वल टू K स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन को हमने यूज़ किया है, K फाई की वैल्यू आप E बाई ओमेगा से सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेंगे, ठीक है। और T अगेन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, T इक्वल टू K फाई IA, और उससे IA की वैल्यू आपकी सब्स्टिट्यूट करने से K फाई A से आपको एक्सप्रेशन ऑफ IA निकल आएगा। और ये क्योंकि शंट का ही एक्सप्रेशन है तो IL इक्वल टू IA इंटू IF, एंड तो उससे हमको IL जो लाइन करंट है वो मिल जाएगा। और टर्मिनल वोल्टेज के लिए VT माइनस IARA, जो कि इस सीरीज के टर्म्स में एक्सप्रेशन होता है, उससे टर्मिनल वोल्टेज सब्स्टिट्यूट करने पे, क्योंकि ये ड्रॉप आता है। एंड इवेंचुअली स्पीड इज E इंटू K फाई, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वी विल गेट इन रेडियंस, एंड उससे फाइनली आपको N के टर्म्स में भी, RPM के टर्म्स में भी स्पीड मिल जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट DC मशीन्स। एंड DC मशीन्स जैसा मैंने कहा एप्लीकेशंस आज भी रिलेवेंट है, पर्टिकुलरली स्पीड रेगुलेशन में इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम देखें तो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की मदद से भी इसके अल्टरनेटिव्स पैदा हो गए हैं, लेकिन जब भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क की बात आती है आज भी इंजीनियर्स के जहन में वो दूसरा पहला सवाल आता है। और शंट, अगर कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशंस की बात करें तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है शंट मोटर की फॉर्म में। DC और बाकी जो मेन सेक्टर, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऑटोमोबाइल्स और एरो स्पेस इंडस्ट्री में आज भी इसको यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद द पावर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके परव्यू को समझ लिया होगा। थैंक यू। वी विल कंटिन्यू दिस विद सम अदर टॉपिक इन सम अदर लेक्चर। थैंक यू।